नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है प्राचीन भारत और विश्व। हम इस पूरे के पूरे अध्याय में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन काल के दौरान भारत की कैसी स्थिति थी। हम इस पूरे के पूरे अध्याय में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और विश्व के संबंध किस प्रकार थे। अब सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भारत का प्रभाव कौन कौन से क्षेत्रों में था, ये हमने भाग नंबर 1 के अंदर देखा। भाग नंबर 2 के अंदर हमने भारत के उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के बारे में चर्चा करी थी, साथ साथ में स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करी थी। और आज भाग नंबर 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे भारत के, यानी प्राचीन भारत के साहित्य। साथ साथ में हम गणित की दृष्टि से चीजों को देखेंगे, हम विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे कि सब भारतीयों का कितना बड़ा हमें देखने को मिलता है योगदान है वैश्विक स्तर पर। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राचीन भारत के साहित्य की तरफ। जब मैं प्राचीन भारत के साहित्य की तरफ बात करता हूं तो यहाँ पर हमें 3 प्रमुख साहित्य देखने को मिलते हैं। पहला है साहब संस्कृत साहित्य, दूसरा हमें देखने को मिलेगा बौद्ध साहित्य और तीसरा हमें देखने को मिलेगा जैन साहित्य। जब मैं संस्कृत साहित्य की बात करता हूं तो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए धर्मसूत्र हों, धर्मशास्त्र हों या अन्य अलग अलग विषयों पर लिखी गई किताबें हों तो संस्कृत साहित्य के अंदर आएंगी भाषाई तौर पर। दूसरा हमें देखने को मिलेगा बौद्ध साहित्य, तो हमें देखने को मिलेगी गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कथाएं, जैसे कि जातक कथाएं हो गई या उनकी जो शिक्षाएं थी, जैसे कि पितक हो गई, तीन पितका, त्रिपितका, इन सभी के बारे में हमें चर्चा बौद्ध साहित्य के अंदर देखने को मिलेगी। और जैन साहित्य के अंदर हम देखेंगे अगम साहित्य। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संस्कृत साहित्य की। संस्कृत साहित्य के अंदर वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति और सूत्र जो है वो साहित्य प्रमुख है। कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि व नाटककार थे। कुमार संभवम, रघुवंशम कालिदास के दो बड़े महाकाव्य के तौर पर जाने जाते हैं। खंड काव्य जैसे कि मेघदूतम, ऋतु संहार, नाटक जैसे कि विक्रम वर्षियम, साथ साथ में मालविका अग्निमित्रम या फिर अभिज्ञान शकुंतलम हमें प्रमुख नाटक के तौर पर देखने को मिलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम की अगर मैं बात करूं तो ये महाकवि कालिदास की सर्वोच्च रचना है, जिसमें राजा दुष्यंत का तथा शकुंतला के मिलन, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का एक नाटकीय चित्रण अत्यंत सजीवता के साथ देखने को मिलता है। और ये जो महाकाव्य है वो अपने आप में काल कालांतर तक जो है वो लोगों के लिए प्रासंगिक देखने को मिलता है। इनकी कहानियों के जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि साहब हम पूर्णतः इसमें डूब चुके हैं, और एक जैसे फिल्म चलती है जब हम देखते हैं वैसे हमारे दिमाग में ऐसी चीजें चलती रही। संस्कृत कवि भारवी ने कीर्ता अर्जुनियम नामक एक महाकाव्य की रचना करी, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई थी। कवि माघ जो थी उसने शिशुपाल वध नामक एक ग्रंथ की रचना करी, जो भी उस समय के बड़े प्रमुख ग्रंथों में से एक तौर पर माना जाता था। इसके अतिरिक्त भास ने स्वप्न वासवदत्त और विशाख दत्ता ने मुद्रा राक्षस, शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र जो था वो संस्कृत साहित्य का एक अनुपम कृति है। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि इन सभी अगर काव्यों की बात करूं और विषय वस्तु की बात करूं तो अलग अलग विषय वस्तु देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें काफी सारी कहानियां देखने को मिलती है, कथाएं देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें इनकी विषय वस्तु के अंदर धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें इनकी विषय वस्तु के अंदर राजनीति देखने को मिलती है, दरबार देखने को मिलता है, राजाओं के युद्ध के बारे में वर्णन देखने को मिलता है, गौरव के बारे में वर्णन देखने को मिलता है, साथ साथ में उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन देखने को मिलता है। तो विषय वस्तु के तौर पर देखी जाए तो अलग अलग विषय वस्तु हर एक अलग काव्य के तौर पर देखने को मिलती है। दूसरा साहित्य ऐसा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य मुख्यतः पाली एवं संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। पाली भाषा के अंदर देखो, बौद्ध साहित्य का इतने बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार इसी वजह से हो पाया क्योंकि पाली भाषा के अंदर है। अगर मैं संस्कृत भाषा की बात करूं तो ये कुलीन वर्ग की भाषा थी, लेकिन जो आम जन की जो बोलचाल की भाषा थी वो पाली थी। क्योंकि हमें देखने को मिलता है बौद्ध साहित्य जो था वो जन सामान्य की भाषा में था। किसकी भाषा में था भैया? जन सामान्य की भाषा में था। इस वजह से बौद्ध साहित्य जो था वो बड़े स्तर पर फलता फूलता गया। बौद्धों को प्रसिद्ध ग्रंथ जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, यह पाली भाषा के अंदर था। इसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में पूर्णतः यहाँ पर विभाजित किया गया था। 3 पिटकों के अंदर इसको विभाजित किया गया था, यह हमें देखने को मिलता है। 3 पिटक कौन कौन से? विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटक जो है वो 3 पिटकों के तौर पर जाने जाते हैं। पाली भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में लिखे गए अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पूर्णतः हमें प्राप्त होते हैं। इसमें सम्राट कनिष्क की राजसभा में सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध महाकवि नाटककार जिनका नाम है साहब अश्वघोष। अब ये अश्वघोष जो है ये अपने आप में बड़े प्रमुख कवि के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया साहब? इन्होंने अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरनंदन एवं सारिका पुत्र प्रकरण जो है, सारी पुत्र प्रकरण जो है वो पूर्णतः इन्होंने लिखा, जो कि उस समय की प्रमुख कृतियों में के तौर पर जानी जाती है। इनके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य के अंदर जातक कथाएं,
अभी जो जातक कथाएं हैं ये क्या हैं, तो साहब भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कथाएं हैं, जिनके अंदर नीति शास्त्र सिखाया गया है, जिनके अंदर धर्म की बातें बताई गई है, जिनके अंदर रहन सहन की बातें बताई गई है, क्या सही मार्ग है वो बताया गया है। और वो भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से, मतलब इस जीवन से पहले वाले जीवन के बारे में सारी की सारी कथाओं का वर्णन करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग है जातक कथा। महावस्तु, ललित विस्तार, दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जातक के अंदर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण देखने को मिलता है, जो कथाओं के रूप में है और बहुत शानदार तरीके से एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। अगर मैं बौद्ध साहित्य के बाद तीसरे साहित्य की बात करूं तो वो हमें देखने को मिलता है जैन साहित्य। जैन ग्रंथों की मुख्य रचना जो है, मुख्य जो रचना है वो प्राकृत भाषा के अंदर हुई है। जैन धर्म का मूल आगम साहित्य कहलाता है, ये जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है। जैसे अगर आप बौद्ध साहित्य की बात करूं तो हमें देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं तो त्रिपिटक हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से हमें जैन ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो अगम साहित्य उन्हें कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया परिशिष्ट पर्वन माना जाता है। और ये परिशिष्ट पर्वन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखा गया था। भद्रबाहु चरित्र से हमें तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एवं जैन आचार्य भद्रबाहु का जीवन चरित्र एवं इतिहास प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिससे भारत की सांस्कृतिक इतिहास पर भी एक पूर्णतः प्रकाश देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति के ऊपर भी हमें ये ऐतिहासिक तौर पर जो है जानकारियां इन सभी ग्रंथों से प्राप्त देखने को मिलती है। यानी साहित्यिक तौर पर बड़ा हमें योगदान देखने को मिलता है, चाहे वो जैन साहित्य का हो या बौद्ध साहित्य का हो। पर अगर मैं विज्ञान की चर्चा करूंगा तो क्या हमें देखने को मिल सकता है कि विज्ञान के तौर पर भी भारत का बड़ा हमें एक नाम देखने को मिलता है। अब चर्चा करते हैं हम विज्ञान के ऊपर। अगर मैं प्राचीन भारत के संदर्भ में बात करता हूं तो प्राचीन भारत के समय पर हमें देखने को मिलता है कि विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ, दिल्ली के अंदर स्थित मेहरौली स्तंभ। यह धातु विज्ञान के समुन्नत होने का एक ज्वलंत प्रमाण जो है वो पूर्णतः हमें देखने को मिलता है। धातु विज्ञान का एक सबसे शानदार उदाहरण। 24 फीट लंबे और 180 मन वजन वाले स्तंभ की विशेषता है ये सैकड़ों वर्ष से सर्दी, गर्मी एवं बरसात को सहन कर बिना जंग खाए जो है वो खड़ा है। अणु सिद्धांत का प्रतिपादन भी हमें गुप्त युग के अंदर देखने को मिलता है। सबके धातु विज्ञान के साथ साथ में अगर मैं अणु सिद्धांत की बात करूं तो भी वो गुप्त युग की है। तभी तो हम गुप्त युग को पूरी तरीके से एक स्वर्णिम काल कहते हैं प्राचीन भारत का, या भारत के इतिहास का भी पूरी तरीके से स्वर्णिम काल कहेंगे गुप्त युग को। नागार्जुन ने कनिष्क के दरबार का केवल दार्शनिक ही नहीं था, वह एक वैज्ञानिक भी था जिसने शून्यवाद एवं सापेक्षवाद का प्रवर्तन किया। तो हमें देखने को मिलता है शून्यवाद और सापेक्षवाद का प्रवर्तन भी कनिष्क के समय पर हमें देखने को मिला। विज्ञान के साथ में चर्चा करते हैं गणित की। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, जिनकी प्रमुख कृति थी आर्यभट्टियम। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया, जैसे कि शून्य, दशमलव, ये सारा का सारा इन्होंने प्रतिपादन किया। साथ साथ में हम देखते हैं दशमलव, वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त निकालने की परिधि एवं क्षेत्रफल निकालने के सूत्र जो है वो चक्रीय चतुर्भुजों के परस्पर छेदन वाले विकर्ण और उनका उपयोग, समांतर गुणोत्तर श्रेणी तथा उनका सम आकलन करने आदि का ज्ञान जो है, समाकलन करने का जो पूरा का पूरा ज्ञान है वो हमें देखने को मिलता है प्राचीन काल के भारत के अंदर पूर्णतः हुआ। साथ साथ में हम देखते हैं कि नियंतक, जिसे हम नियंतक पाई का 4 दशमलव स्थान का यथार्थ मान भी आर्यभट्ट ने ही पूर्णतः ज्ञात किया। भास्कराचार्य के लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि दोनों ग्रंथ जो थे वो संसार की अमूल्य निधियां हैं। यानी हमें देखने को मिलती है कि ये जो दोनों ग्रंथ हैं वो गणित की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। धनात्मक संख्या को शून्य से भाग देना पर भागफल अनंत होता है, इसका ज्ञान भी भास्कराचार्य ने ही दिया। गणित के क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन 2700 वर्ष पहले बौधायन ने किया था, जिसे हम चित्ती प्रमेय के नाम से पूर्णतः जानते हैं। कि साहब हमने पाइथागोरस थ्योरम को तो पूर्णतः हमें देखने को मिलता है कि हाँ भाई वो यूरोपियों का, या फिर मैं अगर कहूंगा सब यूनानियों का बड़ा योगदान रहा, लेकिन उससे भी 2700 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हमें देखने को मिलता है भारत के बौधायन ने इस पूरे के पूरे प्रमेय के बारे में जानकारी दी। तो ये जो आज के समय पर जितने भी गणितज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके प्रेरणा स्रोत देखें तो साहब प्राचीन भारत के काफी सारे ऐसे बुद्धिजीवी थे। ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्यभट्ट ने गणितज्ञ होने के साथ साथ में ज्योतिष का भी विद्वान था। आर्यभट्ट ने नक्षत्र विज्ञान की प्रथम खोज कर सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर चारों ओर घूमती है। सूर्य सिद्धांत द्वारा ग्रहण के कारण एवं विभिन्न नक्षत्रों की गति की गणना की। उससे यह खोज की कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण जो है वो चंद्रमा व पृथ्वी की छाया के परिणाम है। यानी खगोल शास्त्र के अंदर भी भारतीयों का
बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान जो है हमें देखने को मिलता है। इन्हीं के साथ साथ में चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर व पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देखकर 12 राशियां, 27 नक्षत्रों, 30 दिन का चंद्रमास, 12 मास का वर्ष, साथ साथ में चंद्र और सौर वर्ष के अंतर को समन्वित करने हेतु प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम, जिसे हम अधिक मास द्वारा समायोजित मानते हैं, आदि का शुद्ध खगोल सिद्धांत प्राचीन ज्योतिष विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित किए गए ऐसे सिद्धांत जो है वो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट जो खगोल शास्त्री थे उनके द्वारा किए गए। ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की, जिसमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को न्यूटन के काफी वर्ष पूर्व ही खोज लिया गया। वारामीर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की ज्योतिष के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो कि हमें प्रमुख तौर पर देखने को मिलता है कि ज्योतिष शास्त्र में जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें से एक है। अब हम ज्योतिष शास्त्र के आगे, गणित के आगे चलते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो अगर मैं आयुर्वेद के बारे में चर्चा करूं या फिर अगर मैं स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में चर्चा करूं तो हमें देखने को मिलता है साहब भारत तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अग्रसर था, और प्राचीन काल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो सर्वे सर्वा था। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि भारत की देन है। गुप्त काल के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी। अष्टांग हृदय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राजवैद्य था। इन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। नागार्जुन ने रस चिकित्सा प्रणाली, विविध धातुओं की भस्म बनाकर औषधि के रूप में उनका प्रयोग करने का आविष्कार करके चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन पद्धति का सूत्रपात किया। और ये भी बड़े प्रमुख तौर पर देखे जा सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर उस समय के हिसाब से बड़ी आगे वाली चीजें थी। पालकाप्य नामक ऋषि ने हस्त्यार्जुवेद ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर हाथियों के रोग उपचार वर्णित है। नवीन नामक आयुर्वेद ग्रंथ विभिन्न नुस्खों का वर्णन मिलता है, और सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कहा जाता है। पहले तौर पर सर्जन के तौर पर देखा जाए तो साहब वो सुश्रुत को जो है वो कहा जाता है। तो आप सोचो साहब, सुश्रुत जैसे इतने महान ऋषियों ने भारत के अंदर जन्म लिया, और इन ऋषियों का ही योगदान है कि शल्य चिकित्सा जैसी जो आज की चिकित्सा पद्धति देखने को मिलती है वो प्राचीन काल के अंदर बड़े स्तर पर करी जा रही थी। स्थिति हम देखते हैं कि उन्हें अंग प्रत्यारोपण, पथरी, मोतियाबिंद आदि की शल्य क्रियाओं के साथ बेहोशी की दवा का भी पूर्णतः ज्ञान था। चरक संहिता आयुर्वेद की एक अमूल्य निधि है जो कि हमें देखने को मिलती है, चरक ऋषि द्वारा लिखी गई थी। चरक ऋषि द्वारा पूर्णतः लिखी गई थी। यानी आप सोचो साहब कितने बड़े स्तर पर आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान जो है वो प्राचीन काल के समय पर भारतीयों को था। तो इस चैप्टर का यहाँ पर अंत होता है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।